करौली में हुई सांप्रदायिक घटना के बारे में जांच करने के लिए करौली जाएगा। इस जांच दल के अंदर मेरे साथ हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता मदन दिलावर और रामलाल जी शर्मा, हमारे सवाई माधोपुर टोंक के सांसद जौनपुरिया जी, भरतपुर की सांसद रंजीता जी और धौलपुर करौली के सांसद मनोज राजौरिया सहित पूर्व विधायक रामहेत सिंह जी सहित हम 7 सदस्यीय हमारा दल करौली की घटना के 4 दिन पश्चात इसलिए जा रहा है ताकि प्रशासन को व्यवस्थाओं को सामान्य करने के अंदर किसी प्रकार का व्यवधान ना पड़े। बड़ी विडंबना है कि हिंदू नववर्ष पर पूर्व अनुमति लेकर निर्धारित मार्ग पर प्रशासन की अनुमति से जो जुलूस जा रहा था उस पर सुनियोजित तरीके से अचानक हमला होता है। संदिग्ध जिम के मकान के ऊपर से सैकड़ों मन पत्थर पूर्व में एकत्रित किए जाते हैं। जुलूस मार्ग पर अचानक मकान की छतों से हमला होता है। पहले से लाठी, डंडे और तलवार एकत्रित रहती है और पुलिस द्वारा ड्रोन का उस जुलूस के निगरानी के लिए मार्ग पर ड्रोन का सर्वे नहीं करवाया जाता। एसपी कलेक्टर द्वारा निर्धारित मार्ग पर पहले से सर्वे नहीं होना, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के आधार पर इंटेलिजेंस की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं होना और घटना के 45 मिनट बाद अतिरिक्त जाब्ता पहुंचना निश्चित तौर पर ये पुलिस प्रशासन के विफलता पर एक बड़ा निशान लगाते हैं। कल मुख्यमंत्री जी ने, जो राज्य के गृह मंत्री भी है, एक इस प्रकार का बचकाना बयान जारी किया। उनकी कुंठित मानसिकता का परिचायक है वो बयान, जिस बयान में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का सवाई माधोपुर के दौरे पर टिप्पणी करते हुए ये कहा कि नड्डा जी आते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आते हैं और आग लगा के चले जाते हैं। और उन्होंने अपने बयान में यह भी कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में आ गई, इसलिए दंगा होना, तनाव होना यह सामान्य बात है। एक तरह से उन्होंने पूरे राजस्थान में चेतावनी दे दी कि आने वाले समय में उनके शासन के शेष काल के अंदर दंगे भी होंगे और तनाव भी होगा। मैं समझता हूं मुख्यमंत्री जी का यह बयान न केवल हास्यास्पद है बल्कि गैर जिम्मेदाराना पूर्व है। मुख्यमंत्री जी ने कल अपने बयान में यह भी कहा कि करौली की घटना जुलूस द्वारा जो पूर्व अनुमति से जारी हो रहा था उसमें उत्तेजित नारों का परिणाम है। ये कहकर राज्य के गृह मंत्री ने एक तरह से उन लोगों को जिन्होंने पत्थरों से हमला किया, तलवारों से हमला किया, उन्हें क्लीन चिट देने का काम कर दिया। जब राज्य के गृह मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री इस प्रकार का बयान देते हैं तो निश्चित तौर पर अब जो उन्होंने जांच दल बनाया है पुलिस ने, उस पर उसकी जो निष्पक्षता पर भी एक बड़ा सवाल आता है। सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न यह है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद आसिफ ने 1 अप्रैल को मुख्यमंत्री जी को, राज्य के डीजीपी को एक पत्र लिखा और यह कहा कि 2 अप्रैल से 4 अप्रैल तक प्रदेश भर में तनाव भी पैदा होगा और सांप्रदायिक सद्भाव भी बिगड़ेगा। ये आशंका उन्होंने अपने पत्र में व्यक्त की। मैं समझता हूं इस पत्र के पश्चात भी
राज्य के शासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया। पीएफआई संगठन के साथ कांग्रेस का हेलमेल और कांग्रेस के प्रति उनका दृष्टिकोण अपनत्व का कोई नया नहीं है। इसी संगठन को, जिस संगठन को इस देश के अंदर आधा दर्जन राज्यों ने प्रतिबंधित इसलिए कर रखा है कि अलग अलग राज्यों में हुई घटनाओं के बाद यह सिद्ध हो गया कि सिमी जैसे आतंकवादी संगठन से यह संगठन जुड़ा हुआ है। इसी सरकार ने जब कोटा के अंदर 17 फरवरी को पीएफआई के जिला अध्यक्ष साजिद खान ने कहा कि हम हिजाब के लिए रैली निकालेंगे, तो सीएमओ के दखल अंदाजी के बाद उन्हें कोटा में हिजाब के बारे में रैली निकालने की अनुमति दी। यही वही पीएफआई है जहां इंटेलिजेंस ने यह कहा कि छबड़ा के अंदर अप्रैल में जो घटना हुई, जिसमें 200 से ज्यादा दुकानें और मकान जले, 2 नौजवानों को चाकू से रौंद दिया गया, और उसके बाद जुलाई में जो झालावाड़ में पेड़वा, भवानी मंडी और गंगदर में जो घटनाएं हुई, और उसके साथ ही मार्च 2021 में संजीव प्रकाशन की एक पुस्तक, उसके अंदर इस्लामिक आतंकवाद के चैप्टर को लेकर विवाद हुआ, और पुस्तक वापस लेने के पश्चात भी, माफी मांगने के पश्चात भी उस दुकान पर हमला हुआ। इन तीनों मामलों के अंदर इंटेलिजेंस ने यह कहा कि इसमें पीएफआई की भूमिका संदिग्ध है, और उसके बाद भी सरकार ने एक तरह से इस आतंकवादी संगठन को न केवल बैन किया, बल्कि उनके अधिकारी पर किसी प्रकार की जांच भी नहीं की। सवाल इस बात का उठता है कि एक के बाद एक राजधानी के अंदर अगस्त 2019 को दिल्ली रोड पर गलता गेट में हरिद्वार जा रही एक बस पर हमला होता है। 9 पुलिसकर्मी सहित 24 लोगों को चोट आती है। पूरे मामले को दफन कर दिया गया। किस कारण से, कौन अपराधी थे, कोई गिरफ्तारी नहीं। मैं समझता हूं सरकार ने सिर्फ एक ही बात सोच ली कि हमें चाहे कोटा हो चाहे बीकानेर हो, हमें कश्मीर फाइल्स फिल्म पर प्रतिबंध लगाने के लिए धारा 144 लगा दे। सवाल इस बात का हम पूछना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से, वो क्या कारक रहे जिनके कारण से उनको बीकानेर के अंदर, कोटा के अंदर धारा 144 लगाने की हिमाकत करनी पड़ी? वो कौन सी रिपोर्ट थी, किसके आधार पर किया? आज दुर्भाग्य है मुख्यमंत्री जी एक अपना कॉपी पेस्ट भाषण हमेशा देते हैं। कोई भी मौका हो, कोई भी अवसर हो, वो हमेशा एक बात कहते हैं, देश में खतरनाक माहौल पैदा हो गया, संविधान की धज्जियां उड़ रही है। उनका ध्येय वाक्य है, हिंदुओं के नाम पर देश को बांटने की साजिश हो रही है, और उसके अंत में कहते हैं देश के प्रधानमंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए। मैं समझता हूं कि आप सबको मालूम है, ये महंगाई विरोधी रैली का जो नाटक किया गया था 12 दिसंबर को, हिंदू और हिंदुत्व को की परिभाषा जो कांग्रेस के राजकुमार राहुल गांधी ने की, वो किसी से छुपी हुई नहीं। आज मुख्यमंत्री जी एसएमएस चिकित्सालय में जाकर वहां भर्ती एएन हर्षपति वाल्मीकि से मिलते हैं। ये वाल्मीकि के पिताजी कांग्रेस के संगठन के पुराने नेता है। 22 फ्रैक्चर उनको दिखाई नहीं देते। और मैं समझता हूं इसके अलावा जब भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की भूमिका पर संदेह भी पूरा नहीं होता, उससे पहले उनकी गिरफ्तारी इस बात को सिद्ध कर रही है कि राजस्थान में एक नहीं, एक तो इंडियन पेनल कोड है, इंडियन पेनल कोड के अनुसार राजस्थान शासित नहीं है। जीपीसी गहलोत पेनल कोड के अनुसार राजस्थान के अंदर कांग्रेस के शासन में शासन किया जाता है, धाराएं लगाई जाती है, राजनीतिक चश्मों से अपराधियों को अलग अलग किया जाता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। मुख्यमंत्री जी ने कल ये कहा कि हमारे यहां बड़ी संख्या में बलात्कार की दृष्टि से राजस्थान के अंदर जो मामले दर्ज हुए, इसमें आधे से ज्यादा मामले झूठे पाए गए। अभी पुलिस का प्रतिवेदन जिसमें 28 फरवरी तक के आंकड़े थे, उसमें कुल 36,159 मामले दर्ज हुए। दुर्भाग्य यह है कि चालान मात्र 6,555 मामले में हुआ है, और साल निकल गया
67.97% मामले आज भी अनुसंधान में लंबित है। ये अपराधियों को पर्चा नहीं तो क्या है। आज तक जितनी भी घटनाएं हुई, एक के बाद एक दर्जनों घटना हुई, चाहे वो शास्त्री नगर की घटना हो जिसमें एक बच्ची के साथ बलात्कार के बाद एक साथ 200 से ज्यादा गाड़ियां तोड़ी गई, किसी अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया। छबड़ा की घटना हो, चाहे जोधपुर में रामनवमी के जुलूस पर पथराव हो, चाहे मालपुरा टोंक में हिंदू ये कहें कि हम अपना घर छोड़ेंगे, और चाहे टोंक में दशहरे के जुलूस की घटना हो, गंगापुर सिटी के अंदर चाहे विश्व हिंदू परिषद की घटना हो, चाहे 16 जुलाई को 2019 को हरीश जाटव के साथ पीट पीट कर मारने की घटना हो, 15 सितंबर को अलवर में योगेश जाटव को पीट पीट कर मार करने की घटना हो, 1 जुलाई 2021 को युवक कृष्ण वाल्मीकि को पीट पीट कर मारने की हत्या हो। ये सारे अनुत्तरित सवाल ये कह रही है कि राजस्थान के अंदर कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। सबसे अब तक के राजस्थान निर्माण के बाद सबसे विफल गृह मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री साबित हुए हैं, और हर मामले को वो चाहे कोई भी घटना हो। अब कल उन्होंने कहा कि बेरोजगारी इसके आंकड़े के अंदर सरकार छुपा रही है। मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं कि सेंटर फॉर इंडियन इकोनॉमी के ताजा सर्वेक्षण में जब राजस्थान में बेरोजगारी की दृष्टि से राजस्थान पहले पायदान पर चला गया, 32.6% बेरोजगारी की दर है। जरा अपने गिरेबान में झांके देखें, आज पूरे देश में ग्रेजुएट बेरोजगार राजस्थान में सर्वाधिक है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने के लिए केंद्र पर निशाना साधने का कुत्सित प्रयास करती है। हमने कभी नहीं कहा कि उनके नेता जब आते हैं वो किस प्रकार के भड़काऊ बात करते हैं। उनका ये बयान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति, केंद्रीय गृह मंत्री के प्रति न केवल निंदनीय है बल्कि हास्यास्पद है। हम सरकार से मांग करने जा रहे हैं, हमारा ये दल अभी कुछ ही क्षणों के अंदर प्रस्थान करेगा करौली की ओर। हम वहां के तथ्यात्मक बातों को जानकारी करके अलग अलग वर्गों से बात करके अपनी रिपोर्ट 3 दिन के अंदर केंद्रीय हमारे अध्यक्ष जी को और प्रदेश अध्यक्ष जी को सौंपेंगे, और उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी का संगठन आगे बैठकर अपने आगे के निर्णय करेगा। मैं, क्योंकि मेरे साथ मदन जी, दिलावर और रामलाल जी है, मैं चाहूंगा कि हमसे सवाल करें इससे पहले दिलावर साहब कुछ तथ्यों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करेंगे, और उसके बाद रामलाल जी, और फिर आप सवाल फरमाएं।